प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कार्ल रिटर की। कार्ल रिटर हम्बोल्ट के समकालीन थे और कार्ल रिटर ने भी अपना जो योगदान दिया है भौगोलिक चिंतन के क्षेत्र में, उस आधार पर हम्बोल्ट के साथ साथ कार्ल रिटर को भी मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट का फाउंडर कहा जाता है। दोनों को फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफिकल थॉट में एक परिवर्तन लाया, एक आधुनिकता का प्रवेश इन्होंने कराया। वोरेनियस और कांट के बाद जो एक ज्योग्राफिकल थॉट को एक नया फ्रेमवर्क दिया, वो हम्बोल्ट और रिटर ने दिया। दोनों समकालीन थे, दोनों जर्मन थे। जर्मन स्कूल ऑफ थॉट की आधारशिला इनके योगदान के साथ मानी जाती है। कार्ल रिटर और हम्बोल्ट में जो एक मेजर अंतर था वो ये था कि हम्बोल्ट जहाँ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के पक्षधर थे, रिटर वहीं रीजनल ज्योग्राफी के पक्षधर थे। रिटर का ये मानना था कि कोई भी प्रदेश अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, अपनी एक स्वतंत्र पहचान रखता है, जिसके लिए वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं, जो भौतिक दशाएं हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं और उस आधार पर किसी क्षेत्र विशेष का, किसी प्रदेश विशेष का इधर एक चरित्र विकसित होता है, एक इंडिविजुअलिटी डेवलप होती है। अपनी इस संकल्पना के आधार पर रिटर ने अपनी बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। रिटर का जो अप्रोच है वो टेलियोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है। बेसिकली ये टेलियोलॉजिस्ट थे, जिसका मतलब है कि इन्होंने ये कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक व्यवस्थित रूप से विद्यमान है और ब्रह्मांड के विभिन्न तत्वों के बीच में एक हार्मनी डेवलप है, एक सह अस्तित्व और सह सामंजस्य की जो भावना है वो विकसित है और उसी सह अस्तित्व की अवधारणा के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड अपने स्वरूप में आगे बढ़ता है। मानव और प्रकृति के बीच की हार्मनी, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, इनके बीच का जो सामंजस्य है, उसको ईश्वर ने योजनाबद्ध तरीके से स्थापित कर किया है। और इस स्थापना, ये जो योजनाबद्ध तरीके से स्थापित की जाने वाली जो संपूर्ण सृष्टि है, उसका अध्ययन इसी संदर्भ में किया जाना भूगोल का प्रमुख विषय क्षेत्र है। भूगोल इस विद्यमान सृष्टि, इस प्लान्ड सृष्टि जो नियोजित रूप से विकसित की गई है, उस प्लान्ड सृष्टि को के मध्य के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है और उस आधार पर विभिन्न प्रदेशों के अस्तित्व को स्वीकारता है, समझता है, विभिन्न क्षेत्रों के जो स्वरूप हैं उनके और विभिन्न जो तत्व हैं उनके बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। यह अवधारणा रिटर की मूलतः थी। रिटर ने स्वयं भूगोल, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, खनिज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन सभी शास्त्रों का विस्तृत अध्ययन किया। वेल रिड थे वे और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में वे हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में फर्स्ट चेयर ऑफ ज्योग्राफी कार्ल रिटर थे। बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी के फाउंडर कार्ल रिटर थे। तो ज्योग्राफिकल थॉट को जो एक प्रमुखता से स्थापित करने का जो श्रेय है वो हम्बोल्ट के साथ साथ रिटर को भी जाता है। इनके अनुसार भूगोल केवल स्थानों, नदियों, पर्वतों, व्यापारिक मार्गों इत्यादि का एक जो इनके सिर्फ का एक तथ्यात्मक विज्ञान नहीं है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि भूगोल सिर्फ ये बताता है कि यहाँ पर ये नदी बहती है, फलानी जगह पर ये वाले पर्वत मिलते हैं, या इस प्रकार के व्यापारिक मार्ग हैं, इस प्रकार के समुद्री उस समय अधिकांशतः जल मार्ग होते थे। सिर्फ उनका विवरण मात्र भूगोल नहीं है। बहुत लंबे समय तक भौगोलिक चिंतन के क्षेत्र में ये माना जाता रहा है, जैसे कि हमने पहले भी बात की है, कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, पृथ्वी का विवरणात्मक विज्ञान है। और बहुत लंबे समय तक जो रीजनल ज्योग्राफी जो भूगोल के क्षेत्र में रही वो यही रही कि जो स्कॉलर्स ने विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की, उन यात्राओं के विवरण इन्होंने प्रस्तुत किए, जिसको हमने रीजनल ज्योग्राफी कहा, या जिसको हमने पृथ्वी का विवरण कहा, जिसको हमने ज्योग्राफी का मूल कंटेंट कहा। लेकिन इनका ये कहना था कि ज्योग्राफी सिर्फ ये तथ्यात्मक विज्ञान नहीं है, इनके ड्राई फैक्ट्स दे देना ज्योग्राफी नहीं है, बल्कि मैन और एनवायरमेंट रिलेशनशिप का अध्ययन भूगोल है। ये जो विभिन्न तत्व मौजूद हैं, जो विभिन्न भौतिक तत्व मौजूद हैं, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो व्यापारिक मार्गों के रूप में सामुद्रिक जो जलमार्ग हैं वो हो, जो जलराशियां हैं वो हो, लेकिन ये मनुष्य के जीवन को किस तरह प्रभावित कर रही हैं और मनुष्य के जीवन से किस प्रकार संबंधित है, इस अंतर संबंध के अध्ययन का विज्ञान भूगोल है। सिर्फ विवरण नहीं है, एनालिसिस है।
सिर्फ विवरणात्मक विज्ञान नहीं है, विश्लेषणात्मक विज्ञान भूगोल है। ये कहने का इन्होंने प्रयास किया। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण संकल्पना इनकी मिलती है भौगोलिक चिंतन के क्षेत्र में, वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। इन्होंने ये कहा कि संपूर्ण पृथ्वी पर विविध रूपी भौगोलिक और उनसे डेवलप हुए कल्चरल फिनोमेना मिलते हैं, तत्व मिलते हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप डेवलप होती है और ये इंटर रिलेशनशिप संपूर्ण पृथ्वी को के अध्ययन में सहायक बनती है। संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन एक इकाई के रूप में सबसे पहले किया जाना चाहिए और उसके बाद रीजन्स पर उसको अप्लाई किया जाना चाहिए। रिटर ने अपने जो ज्योग्राफिकल अध्ययन है उनको प्रस्तुत करने के लिए जो पुस्तक लिखी उसका नाम है अर्धकुंडी। अर्धकुंडी का मतलब है अर्थ साइंस, पृथ्वी का विज्ञान, जिसमें इन्होंने अपने हिसाब से भूगोल को व्याख्यायित करने का प्रयास किया। ये जो पुस्तक है ये पृथ्वी का अध्ययन विभिन्न आयामों के रूप में करती है, या ये कहना चाहिए कि पृथ्वी के विविध आयामों का अध्ययन करने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। इसमें जो पहली चीज़ नज़र आती है, जो पहला वॉल्यूम है इसका, वो पहले आयाम जो नज़र आता है वो है टोपोग्राफिकल। सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी के धरातल पर जो प्राकृतिक और भौतिक विभाग विकसित हुए हैं, जो विस्तृत हैं, जो वितरित हैं, उनका अध्ययन मिलता है। सबसे पहले इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी पर भौतिक रूप से क्या विषमताएं मिलती हैं और उस आधार पर हम भौतिक विभागों को किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, व्याख्यायित कर सकते हैं। दूसरा जो आयाम मिलता है वो ये है कि जल, समुद्र, वायुमंडल और मानव जीवन के जो भी आधारभूत तत्व मिलते हैं उनका वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार का है। पहले हमने टोपोग्राफी की बात की, उसके बाद इन्होंने ओशनोग्राफी और एटमॉस्फेयर की बात की। मतलब इन्होंने ये बताया कि उस टोपोग्राफिकल सरफेस पर, उस जो स्थल खंड का जो स्वरूप है पृथ्वी पर, उसका वितरण जिस प्रकार भी मिलता है, उस पर फिर जलराशियों का वितरण कैसा मिलता है, उस पर वायुमंडल किस प्रकार का मिलता है और मानव जीवन किस प्रकार का मिलता है, इन सब का वितरण पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में विविधतापूर्ण तरीके से कैसा मिलता है, इसका विवरण उन्होंने दिया। और विभिन्न जो जलराशियां हैं, जो वायुमंडलीय जो स्वरूप है, उन सबके मध्य जो गतियां विद्यमान हैं उनका विवरण भी इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। तो इसमें कुल मिला के ये जो पहला और दूसरा जो हिस्सा है इसका, वो फिजिकल ज्योग्राफी पर कॉन्सेंट्रेट करता है, लेकिन मानव को भी अछूता नहीं छोड़ता है। मानव भी पार्ट ऑफ द अर्थ है और उसके वितरण का अध्ययन भी करता है। और तीसरी बात जो इन्होंने कही वो कही, तीसरा जो आयाम मिलता है जो इनके अर्धकुंडी में, वो ये है कि इन्होंने ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री प्रस्तुत किया। नेचुरल हिस्ट्री का मतलब है कि किस तरीके से पृथ्वी पर कब कब क्या क्या स्वरूप डेवलप हुआ, किस प्रकार का स्वरूप पृथ्वी के जन्म के समय था, फिर पृथ्वी के जन्म के बाद जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई उसमें जल आया, वायुमंडल का विकास हुआ। जब ये सब हुआ तो किस प्रकार से ये फिजियोग्राफी डेवलप हुई, किस प्रकार से स्थल रूपों का विकास हुआ, किस प्रकार से वायुमंडलीय और जलराशियां अपने जो वर्तमान स्वरूप है उसमें आई, किस प्रकार से पृथ्वी का जो भी स्वरूप मिलता है वो कैसे डेवलप हुआ, उसके जो डेवलपमेंट के जो फेजेस हैं वो होते हैं नेचुरल हिस्ट्री। और उसका अध्ययन जो है वो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, उसका जो अध्ययन किया जाना चाहिए। ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट का मतलब है उसका वितरण का अध्ययन किया जाना चाहिए, एज ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस तरीके से भौगोलिक क्षेत्र पर ये नेचुरल हिस्ट्री अपनी अवस्थाओं के रूप में मिलती है, इसकी बात इन्होंने करनी चाहिए, जिसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स की बात की। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र पर जब एक फिजियोग्राफी डेवलप हो गई, जब लिथोस्फीयर डेवलप हो गया, जब एटमॉस्फेयर डेवलप हो गया और जब हाइड्रोस्फीयर डेवलप हो गया, उस डेवलपमेंट के बाद प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा और फोना, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, मानव का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और इन सब का वितरण के साथ साथ जो खनिज है, जो रिसोर्सेज हैं कहना चाहिए, उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनका वितरण कैसे मिलता है, इसकी बात इन्होंने कही। और अगर हम इन सारी बातों को समाविष्ट करें तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रिटर ने कहा कि रिटर का कहना या ये मानना ये था कि ज्योग्राफी विज्ञान की वह शाखा है जो ग्लोब को, मतलब संपूर्ण पृथ्वी को, अपने सभी स्वरूपों, तत्वों और संबंधों की समग्रता में अध्ययन करती है। यानी भूगोल वो विज्ञान है जो सभी स्वरूपों, तत्वों और संबंधों की समग्रता में संपूर्ण पृथ्वी को एक यूनिट मानकर अध्ययन करता है, और उसके बाद
ये जो एक इकाई पृथ्वी है, इस होल, इसको एक यूनिट मानते हुए इस एक इकाई का संबंध मानव और मानव के क्रिएटर, यहाँ फिर इनका टेलियोलॉजिकल अप्रोच आता है, मनुष्य और मनुष्य को बना देने वाले, बनाने वाले उस परमात्मा जो कि सुपर पावर है, जो कि एक महाशक्ति है, उस शक्ति के साथ स्थापित करने की चेष्टा करती है। मतलब भूगोल सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि वो इन समस्त तत्वों के वितरण तक के अध्ययन तक ही सीमित है। पहले संपूर्ण पृथ्वी पर इन सभी तत्वों के जो भी भौतिक तत्व हैं उन सभी के वितरण का अध्ययन करती है, उन सभी के वितरण की व्याख्या करती है और फिर उस संपूर्ण वितरण को मानव के साथ और मानव के निर्माता के साथ एसोसिएट करने की, संबंधित करने की और उसको उनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप, एक अंतर संबंध स्थापित करने की चेष्टा करती है और इसका अध्ययन करती है। ये अपने आप में संपूर्ण भूगोल है या भूगोल का विषय क्षेत्र कहा जा सकता है। एकता में अनेकता का जो सिद्धांत रिटर ने दिया, उसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि किसी स्थान के सभी जैविक और अजैविक तत्वों के बीच में एक एकता होती है, एक अंतर संबंध होता है, जिसमें उस अंतर संबंध के परिणाम स्वरूप मानव सामंजस्य स्थापित करके, या कहना चाहिए कि उस अंतर संबंध को यूज कर अपने सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करता है। अर्थात भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच भी अंतर संबंध मिलता है। और ये बात कहते हुए रिटर का जो रुझान है वो सीधे सीधे इसमें नियतिवाद की तरफ जाता है और नियतिवाद के लिए इन्होंने कुछ प्रेक्षण भी प्रस्तुत किए थे। ये इस बात को मानते थे कि जैसा भौतिक पर्यावरण स्वरूप देता है या जो आधार देता है, वो आधार निर्धारित करता है कि मनुष्य उस क्षेत्र में अपने सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना किस प्रकार से करेगा। अब इन्होंने कुछ मौलिक स्थापनाएं भी दी। एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात इन्होंने की, डिटर्मिनिज्म की बात इन्होंने की, अर्थ एज अ होल की बात इन्होंने की, पर इसके अलावा इन्होंने कुछ मौलिक संकल्पनाएं भी दी जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन को आगे चलकर आधार दिए। इनमें से एक संकल्पना तो यह है कि रिटर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लैंड और वाटर हेमिस्फीयर की बात की। इन्होंने ये कहा कि जिसको हम आज कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध जो है वो स्थल गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध जल गोलार्ध है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के मध्य जल और स्थल के वितरण में असमानता है और वो असमानता इस हद तक है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल का भाग बहुत ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जल का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। ये कहते हुए इन्होंने इस बात को स्थापित किया कि उत्तरी गोलार्ध स्थल गोलार्ध है, लैंड हेमिस्फीयर है, और दक्षिणी गोलार्ध जल गोलार्ध है, वाटर हेमिस्फीयर है। तो ये जिसको हम आज तक पढ़ते हैं, आज तक जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर, जब हम मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की बात करते हैं या किसी भी एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, हम पछुआ पवनों की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो वहाँ बार बार हम लैंड और वाटर हेमिस्फीयर को रेफर करते हैं। लैंड और वाटर हेमिस्फीयर की जो अवधारणा है, इसको सबसे पहले रिटर ने प्रस्तुत किया था। एक और चीज़ जो हमारी सारी क्लाइमेटोलॉजी का महत्वपूर्ण आधार है, वो ये है कि स्थल और जल के गर्म और ठंडा होने की दर में अंतर होता है। चाहे हम संपृक्तता की बात करें, चाहे हम वर्षा होने की समस्त प्रक्रिया की बात करें, चाहे हम ये जो स्थानीय पवने हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की बात करें, ये चाहे हम मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून की बात करें, ये सारे जो तत्व हैं या ये जो सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये सब एक मूल सिद्धांत पर आधारित है। वो ये है कि जल और स्थल के गर्म और ठंडा होने की दर में अंतर होता है। जल देर से गर्म, देर से ठंडा होता है और स्थल जल्दी गर्म, जल्दी ठंडा होता है। ये जो अवधारणा है, ये सबसे पहले रिटर ने दी थी। रिटर ने सबसे पहले इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया समस्त वैज्ञानिक जगत का कि जल और स्थल अलग अलग दर से गर्म और ठंडे होते हैं, जिस कारण समस्त विश्व की क्लाइमेटोलॉजी को एक आधार मिला। जब हम क्लाइमेटोलॉजिकल स्टडीज करते हैं तो हमारे अध्ययन का एक मूल आधार यही होता है। ये बहुत बड़ा योगदान रिटर का ज्योग्राफिकल थॉट में और ज्योग्राफिकल स्टडीज में माना जा सकता है। एक बात और इन्होंने जो स्पेशली कही, इन्होंने महाद्वीपों में भी अंतर स्थापित करने की चेष्टा की। इन्होंने इसका मतलब है कि इन्होंने बहुत विस्तार से जो महाद्वीपीय स्वरूप है उनका भी अध्ययन किया। जो महाद्वीपों के रूप में स्थापित जो स्थल खंड हैं उनका अध्ययन करने का प्रयास किया और इन्होंने ये बताया कि अफ्रीका जो है वो अपेक्षाकृत छोटी उसकी कोस्ट लाइन है, उसकी तटरेखा छोटी है और नियमित तटरेखाएं हैं और उसके आंतरिक भागों का समुद्र से बहुत कम संपर्क है, अति न्यून संपर्क मिलता है। एशिया में भी आंतरिक भागों का जो समुद्री तट है, समुद्री जो क्षेत्र है, उनसे बहुत कम संपर्क मिलता है, रदर समुद्र से कम संपर्क मिलता है। लेकिन
एशिया में सी इनलेट ज़्यादा है, टूटी फूटी खाड़ियाँ ज़्यादा है। एशिया की जो तटरेखा है वो जगह जगह से भंग हुई हुई है, इसलिए वहाँ पर जल परिवहन के लिए जो खाड़ी नुमा जो स्वरूप है वो ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन ये भी सच है कि आंतरिक भाग, क्योंकि एशिया का विस्तार बहुत ज़्यादा है, इसलिए एशिया के आंतरिक भाग बहुत दूर चले जाते हैं, महासागरीय जो इम्पैक्ट है वो उन पर कम मिलता है। इसके से हटकर जब हम यूरोप की तटरेखा को देखते हैं तो सर्वाधिक विषम तटरेखाएं यूरोप में मिलती हैं और यूरोप के आंतरिक क्षेत्रों का समुद्री संपर्क बहुत मिलता है एज कम्पेयर टू अफ्रीका एंड एशिया, बहुत मिलता है। उसके दो कारण है, एक तो यूरोप का जो इंटीरियर पार्ट है वो विस्तृत उतना नहीं है, दूसरा यूरोप की तटरेखा इतनी टूटी फूटी है कि बहुत अंदर अंदर तक खाड़ी चली गई है। तो ये जो तटरेखाएं हैं, इन तटरेखाओं के होते हुए यहाँ पर आंतरिक क्षेत्रों का जो संपर्क है वो समुद्रों से ज़्यादा मिलता है, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट भी वहाँ की सोशो इकोनॉमिक और फिजिकल जो जोग्राफी है उस पर आता है, जो संपूर्ण एनवायरनमेंट है, जो लैंडस्केप है उस पर आता है, वेदर इट्स फिजिकल लैंडस्केप और इट्स कल्चरल लैंडस्केप। फिर एक चीज़ और इन्होंने कही, जब सभी महाद्वीपों को इन्होंने कंपेयर किया तो इन्होंने हर महाद्वीप की पहचान, उसकी इंडिविजुअलिटी के लिए वहाँ के लोगों के स्किन के कलर को उसका मार्क बनाया, उसका पैरामीटर बनाया या उनको उसका रिमार्क बनाया। इन्होंने कहा कि हम किसी महाद्वीप को वहाँ के निवासियों की त्वचा के रंग से पहचान सकते हैं, इसीलिए इन्होंने कॉन्टिनेंट्स ऑफ ब्लैक्स कहा अफ्रीका को, कॉन्टिनेंट्स ऑफ वाइट्स कहा यूरोप को, कॉन्टिनेंट ऑफ येलो कहा एशिया को और कॉन्टिनेंट ऑफ रेड्स कहा अमेरिका को। तो ये वहाँ के जो मूल निवासी रहे उनकी त्वचा के रंग को इंगित करते हुए इन्होंने एक पर्टिकुलर जो भी कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, उसकी पहचान को इंगित करने का प्रयास किया, जिसको इन्होंने बहुत व्याख्यायित भले ही ना किया हो, लेकिन ये सच है कि वहाँ से इन्होंने वहाँ से हमें ये नज़र आता है, अगर हम इसको बाद में स्टडी करते हैं इनके अध्ययनों को, तो ये नज़र आता है कि कॉन्टिनेंट्स में नेचुरल और फिजिकल फिनोमेना ऐसे थे, नेचुरल क्लाइमेटिक फिनोमेना ऐसे थे कि वहाँ त्वचा की रंग में रिमार्केबल डिफरेंस मिलता है और उस आधार पर हम पृथ्वी पर जो मानव समूह है उनके वितरण का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अंततः मानव के वितरण को जो भौगोलिक परिस्थितियों के भौगोलिक तत्व का जो वितरण है उससे अंतर संबंधित करने की चेष्टा की है, जो चीज़ यहाँ पर इनकी नज़र आती है। इतनी बात जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इनका ये जो योगदान है, इतनी बात हम आज करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। थैंक यू।